इससे पहले हमने मानक हिंदी की ध्वनियों को लेकर चर्चा की कि हिंदी की मानक ध्वनियाँ कौन कौन सी है। उसमें हमने जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, जो MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2019 का संशोधित संस्करण के द्वारा हमने देखा था कि कौन कौन सी मानक ध्वनियाँ है। अब हम उन ध्वनियों का या हिंदी की ध्वनियों का वर्गीकरण देख लेते हैं कि क्या क्या वर्गीकरण है। हम वर्गीकरण को ज़्यादा गहराई से नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, उस टॉपिक का नाम है मानक हिंदी की ध्वनियाँ, सिर्फ इतना लिखा हुआ है। तो हम कुछ प्रमुख वर्गीकरण देख लेंगे। तो सबसे पहले तो जितनी भी ध्वनियाँ हैं उसको हम तीन भागों में बांटते हैं। स्वर है, व्यंजन और अयोगवाह जिसे बोलते हैं, कुछ विद्वान अयोगवाह मानते हैं इन्हें। तो तीन में बांटते हैं। हम जल्दी से स्वर, व्यंजन, अयोगवाह ध्वनियों का वर्गीकरण देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे इनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। अब स्वर ध्वनियों के वर्गीकरण की अगर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं स्वर है क्या। स्वर के बारे में दो बातें हमें ध्यान रखनी है स्वर की परिभाषा के बारे में। पहली बात तो यह है कि स्वर ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी भी ध्वनि का सहयोग आवश्यक नहीं है। तो हमें सहयोग नहीं चाहिए किसी भी ध्वनि का, दूसरी ध्वनि का सहयोग की आवश्यकता नहीं है। यानी स्वर जो है उसका उच्चारण अपने आप में हो सकता है, किसी दूसरे वर्ण की उन्हें आवश्यकता नहीं है। दूसरा है उनका उच्चारण है वो अबाध गति से हो सकता है, उनके उच्चारण में किसी प्रकार की वायु में बाधा नहीं आती। अब हम देखते हैं दरअसल उच्चारण होता कैसे है। अगर ये बात करें हम, तो देखिए, हम श्वास या सांस लेते हैं, जो वायु ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, और जो वायु फेफड़ों से वापस बाहर आती है, जो हमारे लिए कोई काम की नहीं है, उस वायु से हम जो है बोलने का कार्य करते हैं। और स्वर में वह वायु जो बाहर आती है फेफड़ों से, उसमें कोई बाधा नहीं होती। हम जितनी देर चाहें स्वर का उच्चारण कर सकते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। दो बातें, किसी दूसरी ध्वनि की सहयोग की आवश्यकता नहीं है, यानी स्वतंत्र रूप से उसको बोल सकते हैं। और जो वायु है या जो उनका उच्चारण है वो अबाध गति से हम कर सकते हैं बिना बाधा के। ये आप स्वर की परिभाषा मान सकते हैं। इसके बाद हम इनका अगर वर्गीकरण देखें, स्वर को बांटे, वैसे तो स्वर को बांटने करीब हम 10 आधार देख सकते हैं, 10 प्रकार से जीव के आधार पर है, अलग अलग आधार पर बांट सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ सिर्फ 3 या 4 प्रकार जो बिल्कुल आसान है वो देखेंगे। जैसे एक आधार पर हम बांट सकते हैं ओठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर देखते हैं। अब जो होठों की स्थिति के आधार पर कैसे है कि जब हम उच्चारण के लिए जो वायु बाहर निकालते हैं, आप कह सकते हैं जो निश्वास वायु जिसे बोलते हैं, फेफड़ों से बाहर आने वाली वायु, तो वो क्या है, उनके ऊपर जीभ का नियंत्रण होता है कुछ। और बाहरी तौर पर जो अपने जो होठ जिसे बोलते हैं या ओठों जिसे बोलते हैं, यानी होठ जो है हमारे लिप्स जिसे बोलते हैं, वो भी नियंत्रण करते हैं बाहरी रूप से उस वायु का। तो वो जो अपने जो ओठ है उनकी क्या स्थिति है, उनके आधार पर भी क्या है, ये स्थिति बनती है कि उनके अनुसार कैसे कैसे उच्चारण होते हैं। तो हम एक तो जैसे बोल सकते हैं वृत्ताकार स्थिति होती है, जब हमारी जो ओठ है इनकी वृत्ताकार स्थिति होती है। इनमें क्या है, इन्हें वृत्तमुखी स्वर भी बोला जाता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय हमारे जो ओठ है उनकी स्थिति वृत्त हो, उन्हें क्या कहते हैं, वृत्तमुखी स्वर भी बोला जाता है।
और इनमें क्या है कि जो दोनों ओठ है वो अत्यधिक वृत्ताकार रूप ले लेते हैं। और ऐसे स्वर की बात की जाए तो उ, उ, ओ, अगर इनका आप ठीक उच्चारण करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने जो ओठ है उनकी स्थिति पाएंगे कि वो गोल हो रहे हैं थोड़े थोड़े, या मतलब काफी हद तक गोल हो जाते हैं वो, अगर आप ठीक उच्चारण करेंगे। अवृत्ताकार, अब इसके नाम से स्पष्ट है इसमें वृत्त नहीं होते, अवृत्ताकार। अब इन्हें अवृत्तमुखी कहते हैं, यानी वृत्त नहीं होते, अवृत्तमुखी। और इनमें क्या है, दोनों जो ओठ है वो खुलकर वृत्ताकार रूप धारण नहीं कर सकते या नहीं करते, और वो क्या है सामान्य जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। और इसमें है ई, ई, और आप ए मान सकते हैं। और एक है उदासीन, यानी जैसे है वैसे के वैसे, उसमें कोई अंतर ही नहीं आता, उदासीन है। और इसमें उदासीन में है अ। तो ये हम है जो किसके आधार पर मान सकते हैं, हमारे जो ओठ है उनकी क्या स्थिति है, इसके आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। अब जो हम मात्राओं के आधार पर देख सकते हैं, मात्राओं के आधार पर या मात्राओं के अनुसार, मात्रा के अनुसार में हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो है ह्रस्व, एक है दीर्घ, और एक को बोलते हैं प्लुत। अब जैसे मात्राओं के आधार पर आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मात्राओं के आधार की बात करें तो अगर ह्रस्व की बात करें हम, तो जैसे मान लीजिए ए है, ई, उ, यानी जिसमें हमेशा में बिल्कुल कम लगे। और इसके बाद अगर हम मान लीजिए दीर्घ को करें बांटे, तो उसमें क्या है अ, ई, उ, इसमें जो दो गुना समय लगे, ह्रस्व की तुलना में दीर्घ में दो गुना समय लगे। और प्लुत है, प्लुत में क्या है तीन गुना या इससे ज़्यादा समय लगे। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आप जो ओम का उच्चारण करते हैं, ये इसके लिए लिखा जाता है साधारणतः। तो ये जो लंबा उच्चारण करते हैं और एक ध्वनि जो है वो लंबे समय तक, दो गुना समय से ज़्यादा तक खिंच जाती है, उसको बोलते हैं प्लुत। तो हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए, ये है ह्रस्व, ह्रस्व, जैसे आ, ये है दीर्घ जो दो गुना समय लगे, और प्लुत है जिसमें उससे ज़्यादा समय लगे। जैसे मान लीजिए ओ, तो ये जो ए खींचा जा रहा है या ओ खींचा जा रहा है, जो भी ध्वनि है स्वर की, वो कौन सी हुई, प्लुत। यहाँ पे ओ है तो ओ खींचा जा रहा है लंबा, तो ये क्या है प्लुत ध्वनि, ये इसका संकेत है कि यहाँ पे ओ को लंबा बोलना है। इसके बाद हम देखते हैं आगे और किस आधार पर हम जो है बांट सकते हैं। तो एक हम बांट सकते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों की स्थिति क्या है उसके आधार पर बांट सकते हैं हम स्वरों को। स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर, अब इसमें क्या है देखिए, अब हम जब बोलते हैं तो तीन जो है हमारे, जो मान लीजिए ध्वनि यंत्र या स्वर यंत्रियां हैं, उसमें क्या है तीन स्थिति बनती है, मान सकते हैं कि एक तो मान लीजिए ये स्थिति है, ये मान लीजिए आपकी झिल्लियां हैं स्वर यंत्र की, और ये खुला जो है यहाँ से वायु बाहर निकलती है। एक ये बनता है जिसमें क्या है आपकी जो स्वर तंत्रियां हैं वो क्या है बिल्कुल पास पास है। और एक ये बनता है जिसमें क्या है आपकी एक तिहाई से कम जो है स्वर तंत्रियां वो खुली है, और बाकी वो है। तो अब देखिए क्या है, सबसे पहले मान सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए ए घोष, ए घोष में क्या होता है कि स्वर तंत्रियों, जो स्वर तंत्रियां हैं वो क्या है एक दूसरे से दूर होती है, और वायु जो है बिना घर्षण के आराम से बाहर निकलती है। इसमें क्या है हिंदी में सामान्यतः नहीं माने जाती है घोष जो स्वर है वह है, और हिंदी के अलावा जो अन्य बोलियां हैं, हिंदी की विभिन्न बोलियां हैं उनमें प्रयुक्त होते हैं, जैसे ई, ये हमें नहीं पता, इनका थोड़ा उच्चारण अलग होता है, वैसे ये विभिन्न बोलियों में प्रयुक्त होते हैं, ये माने जाते हैं। घोष जो है इसमें क्या है स्वर तंत्रियां जो है
वो बिल्कुल निकट होती है, जैसे इसमें दिखा रखी है, बिल्कुल निकट होती है। और इसके कारण क्या है कि वायु को निकलने के लिए घर्षण करना पड़ता है। और जो सभी स्वर है वो साधारणतः हिंदी में क्या माने जाते हैं, घोष माने जाते हैं। सभी घोष माने जाते हैं स्वर हिंदी में साधारणतः। और जपित है जो ये स्थिति है कि इसमें क्या है, आपकी जो स्वर तंत्रियां वो लगभग जो है वो निकट है, बंद है, और जो एक तिहाई भाग या इससे कम भाग है वो उनका खुला है। और इसमें क्या है कि जब आप फुसफुसाहट के साथ या फुसफुसा कर कुछ भी करते हैं, तो फुसफुसा कर जो मान लीजिए काम करते हैं, बात करते हैं आप आराम आराम से धीरे धीरे, तो ये जपित स्वर मान लीजिए निकलते हैं। कोई भी हो सकता है स्वर, जब आप उस स्वर का उच्चारण फुसफुसाहट के साथ करेंगे तो वो क्या होगा, जपित में आएगा। तो इस प्रकार हम ये बांट सकते हैं। इसके अलावा जो है हम मान लीजिए संयुक्तता के आधार पर बांट सकते हैं। संयुक्तता के आधार पर इसमें क्या है, देखिए संयुक्तता के आधार पर इसमें जैसे एक तो है मूल स्वर है। मूल स्वर आप कह सकते हैं जो मूल है, जिन्हें आप तोड़ ही नहीं सकते, ऐसे स्वर जिसमें ए, ई, उ ये मान सकते हैं। दूसरा है संयुक्त स्वर। इन्हें आप जो है अलग अलग कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अय है, औ है, तो इस प्रकार के जो स्वर है वो क्या है, संयुक्त स्वर है। तो आप ऐसे बांट सकते हैं, मूल स्वर है, संयुक्त स्वर है। स्वरों का इतना वर्गीकरण हमारे लिए काफी है। हमने करीब 3 या 4 प्रकार से स्वरों का विभाजन है वो कर लिया है। स्वरों की संख्या है वो 11 है, जैसे हमने देख ली है पहले, जिसमें मान लीजिए कल हमने इसके बारे में विस्तृत चर्चा की है। अब व्यंजन का वर्गीकरण हम देख लेते हैं क्या है। व्यंजन का वर्गीकरण देखिए कैसे कैसे होता है। जैसे एक हम कर सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं स्थान के आधार पर, यानी जो आपके जो मुख है उसका कौन सा स्थान जो है उसका प्रयोग किया जा रहा है उसके आधार पर, तो स्थान के आधार पर। इसमें जैसे मान लीजिए, जैसे आप जानते हो कि 5 जो वर्ग है वो इसमें आते हैं। जैसे मान लीजिए कंठे है। कंठे में क्या है कि आप जो निश्वास वायु छोड़ते हैं, या निश्वास वायु जो है आपकी, यानी जो आप फेफड़ों से वायु बाहर आती है, उस वायु में थोड़ा सा अवरोध होता है, और वो अवरोध होता है कंठ के स्तर पर। तो आप कह सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, यानी इसके उच्चारण में क्या है, आपकी जो थोड़ा अवरोध होगा वायु का वो कहाँ होगा, कंठ के आसपास जो है वायु का थोड़ा सा अवरोध माना जाएगा। और कंठ है में जो सारा क वर्ग जो है मान लीजिए, वो सारी ध्वनियां जो है 5 ध्वनियां वो इसके अंतर्गत मानी जाती है। इसके बाद जैसे मान लीजिए है तालव्य। अब क्या है देखिए तालव्य, जो आप अगर अपने मुंह अंदर से, यानी कंठ से अगर आप बाहर की तरफ आएंगे, कहने का तात्पर्य है कि आप अपने कंठ पर आप हाथ रखिए, उसके बाद आप बाहर की तरफ आते जाइए होठों की तरफ, तो क्या है कंठ, कंठ के बाद आपका आता है तालु, और इसलिए दूसरी ध्वनियां हैं तालु की, तालवे। तो इसमें क्या है कि आपकी वायु का अवरोध या तालु जो है इन ध्वनियों के उच्चारण में जो सहायक भूमिका निभाता है। तो ये जो है मान लीजिए च वर्ग जो है मान लीजिए ये सारा है। तालवे के बाद आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो मूर्धा जिसे बोलते हैं वो आएंगे, या मूर्धन्य ध्वनियां बोल देते हैं, और उस जगह वो जो है मूर्धा बोल देते हैं, तो मूर्धन्य आप बोल सकते हैं। मूर्धन्य। अब मूर्धन्य जो है उसमें क्या है, उच्चारण के लिए मूर्धा से होता है उसका, और जो जीभ है वो क्या है, मूर्धा को स्पर करती है। जो मूर्धन्य, जैसे मान लीजिए आप दांतों के आसपास का जो जगह है मूर्धा, वहां पर जो है आपकी जीभ स्पर्श करती है। और जो ट वर्ग है जो, वो सारा क्या है, मूर्धन्य है।
इसके बाद जैसे मान लीजिए मूर्धा के बाद है दंत्य। दंत्य है, दंत्य में क्या है देखिए, जैसे कि जिन वर्णों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है, आपकी जो वायु है, अंदर से आ रही है वायु, और इसके साथ में जो आपकी जीभ है वो क्या है, दांत के साथ टकराएगी, जीभ की नोक जो है ऊपर की या नीचे की दांत के पंक्ति के साथ, और जो तय वर्ग जो है वो सारा क्या है, इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद में जो है ओस्टे जिसे बोलते हैं, यानी होठों की जो मान लीजिए है, तो इसके बाद है ओष्ठे। तो ये आप घर पे करके देख सकते हैं। इसमें क्या है, जो इसे ओस्टे व्यंजन कहते हैं, और जो आपने ओस्ट है, जो ओठों की जो स्थिति है उसके आधार पर होता है, वायु यहाँ स्पर्श करती है। तो जो प वर्ग की कोई भी ध्वनि है उसका आप उच्चारण करके देखिए, और आप देखिए कि आपके जो होठ है वो क्या है, खुले हैं या बंद है। तो आपके जब तक दोनों होठ जो है वो तब तक आपस में नहीं भिड़ेंगे, जब तक आपस में दोनों साथ नहीं आएंगे, एक बार वायु को रोकेंगे नहीं, तब तक आप इस वर्ग की ध्वनि का उच्चारण कर ही नहीं सकते। आप कितनी मर्जी कोशिश कीजिए, और आप करके जरूर देखिए कि आप क्या प वर्ग का उच्चारण है। अब देखिए क्या है, क वर्ग है, चाहे वो च वर्ग है, या जैसे मान लीजिए कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य है, इनमें होता वही है जो बताया गया, परंतु ये इतना हल्का महसूस होता है कि आप खुद को पता करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपका उच्चारण थोड़ी सी गड़बड़ होती है तो आपको इतना पता नहीं चल पाता पक्का कि ये यहीं से उच्चारण हुआ। लेकिन जो ओष्ठ्य की ध्वनियां हैं उनमें पक्का है कि आपके जो दोनों ऊपर का और नीचे का जो ओष्ठ है वो जब तक आपस में एक दूसरे के निकट आकर दोनों का स्पर्श नहीं होगा तब तक आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे। और आप बोल के देख सकते हैं, आप प ध्वनि का उच्चारण जब तक दोनों होठ आपस में नहीं टच होते, दोनों आप आपस में एक दूसरे के साथ आते, स्पर्श नहीं करते, तब तक आप प या प वर्ग की कितनी भी ध्वनियां हैं उनका उच्चारण नहीं कर पाते या नहीं कर सकते। इसके बाद में हम देख लेते हैं जो इनमें और भी है, जैसे अगर हम बात करें, इसके अलावा जैसे हमने स्वर को बांटा था, तो उस प्रकार जो है हम जो है मान लीजिए उन तंत्रियों के आधार पर जो है इसको बांट सकते हैं। तो हम जिसे जैसे स्वर को बांटा था वैसे ही स्वर तंत्रियां जो है, अभी मैंने आपको बना के भी दिखाया था चित्र उनका, तो स्वर तंत्रियों के आधार पर भी बांट सकते हैं, स्वर तंत्रियों के आधार पर। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर हमने जैसे 2 या 3 भागों में बांटा था अभी, तो स्वर को व्यंजन को 2 भागों में बांटते हैं, घोष। तो घोष कौन सी ध्वनियां होगी, तो घोष ध्वनियां जो है यानी जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियां एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाती है, और वायु को निकलने के लिए उसमें कंपन होता है, जो स्वर तंत्रियां हैं वो सारी इतनी एक साथ आ जाती है कि जब वायु निकलती है तो वायु को घर्षण करना पड़ता है, और वायु जब घर्षण करती है उनके साथ, तो उन जो तंत्रियां हैं उनमें क्या है, कंपन होती है। और ये कौन कौन सी ध्वनियां हैं, तो आप इनके बारे में कह सकते हैं कि ये जो है, मान लीजिए जो वर्ग है हमारे, जो वर्ग है, प्रत्येक वर्ग है, जितने भी वर्ग हैं, तो प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनि, तो अंतिम 3 कौन सी होगी, तीसरी ध्वनि, चौथी ध्वनि और पांचवी ध्वनि। ये अंतिम 3 ध्वनियां हैं, ये कौन सी है, घोष ध्वनियां है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अ, इनके ऊपर अपना ध्यान लगाएं, तो आप पाएंगे कि जो क और ग, इन दोनों के उच्चारण में जब आप ग का उच्चारण करते हैं तो आपकी स्वर तंत्रियों में क की तुलना में ज्यादा कंपन होता है। और यही बात है कि क जो है वो अ घोष है, इसमें आपकी स्वर तंत्रियां वो थोड़ी सी दूर दूर है, और इसके कारण आपकी वायु घर्षण कम करना पड़ता है, तुलना में घोष ध्वनियों की। और इसी प्रकार जो है अ घोष है, अ घोष में क्या है देखिए, अ घोष ध्वनियों में क्या है कि उच्चारण करते हैं उस समय स्वर तंत्रियों कंपन नहीं होता, क्योंकि वो जो स्वर तंत्रियां हैं वो थोड़ी दूर दूर होती है। और इसमें क्या है कि प्रत्येक वर्ग जो है, मान लीजिए पहली और दूसरी ध्वनि अघोष ध्वनि है। तो इनके बारे में इतना ही पता होना चाहिए कि स्वर तंत्रियों के आधार पर
जब हमारी स्वर तंत्रियां जो है वो पास पास हो, वायु को बाहर आने के लिए उसमें घर्षण करना पड़े और स्वर तंत्रियों में कंपन हो, घर्षण करेगी तो कंपन होगा, तो कंपन हो, तो कंपन होगा उसको बोलते हैं घोष। और जब क्या है, आपकी वायु को कंपन ना करना पड़े, स्वर तंत्रियां थोड़ी दूर दूर हो और कंपन किए बिना वायु बाहर निकल जाए और स्वर तंत्रियों में कंपन की स्थिति ना बने, तो उसको बोलते हैं अघोष। और पहला और जो दूसरी है व्यंजन वो ये है। अब एक हम बोलते हैं प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। इसमें है कि आपका प्राण कितना प्रयोग किया गया। प्राण मतलब वायु, श्वास जो है, मान लीजिए वो कितना प्रयोग हुआ। तो एक तो है कम प्रयोग हुआ, कम प्रयोग हुआ उसके लिए शब्द है अल्प प्राण, और एक हो सकता है ज्यादा प्रयोग हुआ, तो ज्यादा के लिए है महाप्राण। जिसमें आपकी वायु कम लगे वो अल्प प्राण, जिसमें ज्यादा लगे वो महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण ये दो प्रकार के प्राणत्व के आधार पर है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी, प्राण यानी वायु। तो जिनके उच्चारण में आपकी वायु जो है सीमित मात्रा में बाहर निकले, उन्हें क्या क्या कहेंगे, सीमित मात्रा में यानी कम मात्रा में, तो उन्हें कहेंगे अल्प प्राण। और ऐसी ध्वनियां क्या है उसमें है, जो ध्वनि है इसका प्रयोग नहीं होता है, ध्वनि से रहित ध्वनियां हैं, वो ऐसी ध्वनियां हैं। समझेंगे इसको एक बार, इतना समझिए। देखिए, महाप्राण ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जिनमें अल्प प्राण ध्वनियों की तुलना में वायु जो है वो अधिक बाहर निकलती है, यानी आपके प्राण जो है वो ज्यादा खर्च होते हैं। तो जिनके उच्चारण में अल्प प्राण की तुलना में वायु जो है अधिक बाहर निकले, और ये ध्वनियां क्या है, ये तो होती है रहित जो अल्प प्राण है, और ये होती है युक्त या है सहित, आप कह सकते हैं। इतनी बात समझ आए? अब देखिए, देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए क, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ख, इसमें एच मिला हुआ है साथ में, और एच किसके, किस कौन सी ध्वनि है की ध्वनि है। ग को इंग्लिश में जी लिखेंगे, घ इसको क्या करेंगे, जी एच करेंगे, तो इसमें भी क्या है कि ध्वनि मिली हुई है, और फिर ग। अब देखिए क्या है, ये जो सारी ध्वनियां हैं इसमें पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनि जो है उसमें है ध्वनि जो है वो नहीं है, यानी है रहित है। अब देखिए, एक तो है जिसमें दो ध्वनियों का उच्चारण करना पड़ रहा है आपको, और एक में एक का करना पड़ रहा है। तो वायु जो है वो, प्राण जो है वो किस में कम लगेंगे, एक में कम लगेंगे। तो एक में कम लगेंगे इसको क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। तो पहले में कम लग रहा है, तीसरे में कम है, और पांचवें में कम है, तो पहला, तीसरा और पांचवा क्या हुआ, अल्प प्राण हुआ। ये अल्प प्राण है। अब जिनमें देखिए, इसमें है की ध्वनि है साथ, इसमें भी है की ध्वनि साथ लगी हुई है, तो जिसमें क्या है, अब ये दो दो इकट्ठे हैं मान लीजिए, और इनको बोलने में क्या है, वायु ज्यादा लगेगी, इसीलिए ये कौन सी ध्वनि है, दूसरी है, और चौथी ध्वनि है, इसको क्या बोलते हैं, महाप्राण। तो आप कह सकते हैं जो पांचों वर्ग है, उन पांचों वर्ग की पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनि जिसमें है रहित ध्वनियां जो है वो है अल्प प्राण, और दूसरी और चौथी ध्वनि है जिसमें है युक्त ध्वनियां हैं, जिसमें है कि ध्वनि भी शामिल है, उसमें ज्यादा श्वास खर्च होता है, ज्यादा वायु खर्च होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। अब एक हम कर सकते हैं जिसे हमने स्वर में किया था, संयुक्तता के आधार पर। अब संयुक्तता के आधार पर क्या है, देखिए, एक तो हो सकता है असंयुक्त, आप कह सकते हैं, यानी संयुक्त नहीं है, संयुक्त नहीं है, वो सारे आपको पता ही है, मान लीजिए जैसे क, ख, ग, जितने भी जिसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, हलंत जरूर लगाएंगे साथ में इनमें। एक आप बोल सकते हैं संयुक्त। अब संयुक्त में क्या है
कि दो अलग अलग व्यंजन जहां मिले उन्हें हम बोलते हैं संयुक्त। जैसे मान लीजिए संयुक्त में लगा हुआ है, जैसे बोलते हैं मान लीजिए प्यारा में है, जैसे मान लीजिए अंत में है, संत में है। इसके अलावा जो भी दो अलग अलग व्यंजन जब आपस में मिले संयुक्त हो उन्हें बोलते हैं संयुक्त। और जब एक ही व्यंजन दो बार मिले उसे बोलते हैं द्वित्व। तो द्वित्व जैसे क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए पत्ता है, पक्का में जैसे कै दो बार मिला है। तो इस प्रकार जब एक ही व्यंजन दो बार मिले उसको बोलते हैं द्वित्व, और जब अलग अलग व्यंजन मिले उसको बोलते हैं संयुक्त, और एक व्यंजन है उसको बोलते हैं असंयुक्त। तो हम सिर्फ जो है ये इतने वर्गीकरण देखेंगे। अब जैसे हमने पढ़ा, हमें सिर्फ इसमें यह पता होना चाहिए, आप जरूरी नहीं है आप पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले आप भूमिका में बता देंगे कि जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय वगैरह है उन्होंने जो है 2019 के संस्करण के द्वारा जो प्रकाशित किया संशोधित संस्करण, उसके अंदर मानक हिंदी ध्वनियों का जो उल्लेख किया है, और उसके आधार पर हम जो है मानक हिंदी की ध्वनियों की चर्चा कर रहे हैं। और फिर आप जो है आगे बताते जाएंगे कि स्वर, तो स्वर पहले आप बता देंगे सारे कि उन्होंने ये स्वर माने हैं, फिर आप बता सकते हैं कि इन स्वरों को अलग अलग आधार पर बांटा भी जाता है, और आप 3 या 4 जितने आपको वर्गीकरण पता हो बता देंगे। फिर व्यंजन बताएंगे और व्यंजन बताते चलेंगे। व्यंजन बताने के बाद आप ये जरूर बता देंगे ये व्यंजन बताए, फिर जो दो व्यंजन जो अलग है ये बता देंगे साथ में आप। इसके बाद क्या बताएंगे, जैसे और आगत व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, उसके बारे में बता देंगे आप। व्यंजन मैंने सारे बताए नहीं आज आपको वैसे, वरना जो संयुक्त व्यंजन है जैसे मान लीजिए, इसके अलावा जो ये रे ले वे, और ये जो है मान लीजिए, इन सभी के बारे में आप बता देंगे साथ में। ये वर्गीकरण में नहीं आएंगे लेकिन आप इनको साथ में बताते चलेंगे कि ये है, वर्गीकरण में आ सकते हैं लेकिन इतना मुश्किल नहीं करना चाह रहा मैं इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने ये नहीं बताई साथ में। तो आप जो है ये बता देंगे साथ में कि ये ऐसे ऐसे ये होते हैं। इसके बाद में संयुक्त व्यंजन जो 4 है, क्ष त्र ज्ञ श्र, ये बता देंगे। अनुनासिक बता देंगे, अनुस्वार बता देंगे जो कल चर्चा कर चुके हैं उसके बारे में। और आप जो आगत आप कह सकते हैं जो आगत व्यंजन है और या आगत जो वर्ण है वो आप बता देंगे। उसमें क्या है अंत में ये बता देंगे कि हमने अन्य भाषाओं से भी कुछ वर्णों को ग्रहण किया जो क्या है मानक हिंदी की ध्वनियों में शामिल है। अब वहां बोल के तो आपको बताना नहीं है तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। क ख ग ज फ, इनके नीचे बिंदी लगा के और ये बता देंगे कि ये जो है हमने उर्दू फारसी वगैरह जो ध्वनियाँ है भाषाएं हैं उनसे इनको ग्रहण किया है। तो ये ध्वनियाँ हैं, ये लिख के आप जो है बता सकते हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आप स्वर बताएंगे इतने स्वर माने हैं, फिर उनको वर्गीकरण कर देंगे। फिर आप व्यंजन बताएंगे, जो कल बताया वह सबसे पहले जरूरी वह है जो कल मैंने बताया, यानी इससे पहले जो वीडियो में मैंने बताया आपको मानक हिंदी की ध्वनियाँ कौन कौन सी मानी है, वो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो यही है मानक हिंदी की ध्वनियाँ। ये वर्गीकरण सिर्फ इसीलिए बताया कि आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन में और ज़्यादा कुछ लिख पाएँ, वो छोटा थोड़ा कम अपने पास जो है मिलता है बनता है, थोड़ा छोटा क्वेश्चन बनता है उससे। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है दोबारा कि आप इसका वर्गीकरण भी कर सकते हैं। तो वो जरूरी है, वो सारी चीज़ें तो आपको वैसे की वैसे याद करनी है कि मानक हिंदी की ध्वनियाँ कौन कौन सी मानी गई है। फिर आप जैसे मैंने वर्गीकरण बताया तो उन्हीं ध्वनियों का वर्गीकरण करके बता सकते हैं कि इनका वर्गीकरण भी किया जाता है और ऐसे किया जाता है। तो देखिए कल जो बताया था पहले वीडियो में जो मानक हिंदी की ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं वो मैंने बताया जैसे अत्यधिक जरूरी है। चलिए।